So we are starting with Article 10, that is Lami's theorem. It states that if three non-collinear forces, non-collinear का मतलब क्या होता है? Which are not in the same line. Collinear means in the same line. So non-collinear means if the forces are not in the same line. So if three non-collinear forces acting at a point are in equilibrium. So you are now given three forces. अभी तक हमने प्रीवियस केसेस में टू फोर्सेस की बात की थी, या तो हम दो फोर्सेस के रिजल्टेंट फाइंड कर रहे थे या फिर हम एक सिंगल फोर्स को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे थे. नाउ वी हैव कम टू थ्री फोर्सेस. सो इफ थ्री फोर्सेस विच आर नॉन कोलिनियर आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, देन हमने लास्ट लेक्चर में एक ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस भी किया था. That law says that the forces can be represented by the sides of a triangle taken in order. थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम हैं तो आप उन फोर्सेस को एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ट्राइंगल समझ आता है सबको? तो ट्राइंगल ए बी सी सब इमेजिन कर सकते हो. तो जब आप ट्राइंगल ए बी सी इमेजिन करोगे तो यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी वन डायरेक्शन, B to C second direction and C to A third direction. So we say that if the three forces acting at a point are in equilibrium, then they can be represented completely by the sides of a triangle taken in order. So taken in order का मतलब है A to B, B to C and C to A, ठीक है. And completely word is always very important. हमने parallelogram law of forces में भी किया था. Completely का मतलब होता है when the force is represented in magnitude as well as डायरेक्शन बाय एनी साइड. इज दैट ओके? सो वो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज यहाँ पे यूज होगा. अब लैमिस थ्योरम क्या कहती है? दैट इफ द थ्री फोर्सेज नॉन कोलिनियर फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल. हाँ जी, ईच इज प्रोपोर्शनल. ईच का मतलब यहाँ पे क्या है? फोर्स. ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू. तो आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है. एक फर्स्ट वाला डायग्राम पहले देखोगे आप. आपको दी हुई है फोर्सेस पी क्यू आर. यस, पी क्यू आर फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग ओ एल, ओ एम एंड ओ एन. तो ओ एल, ओ एम, ओ एन जो है वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस है एंड पी क्यू आर इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ठीक है. अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया? ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस यूज किया एंड दे आर सेइंग सिंस द फोर्सेस पी क्यू आर इन इक्विलिब्रियम सो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर. तो इसकी हेल्प से इन्होंने सेकंड डायग्राम बनाया है जो कि आपको दिख रहा है. एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी. सो फोर्स पी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी. नाउ फोर्स पी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी कम्प्लीटली. दैट मीन्स बी सी की जो लेंथ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पी. इज दैट ओके? Similarly, Q force is represented by CA and R force is represented by AB. Is that okay? Now अब आप डायग्राम में ही देखो कि ये जो इन्होंने 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस बी और 180 डिग्री माइनस सी लिखा है. क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये क्या है? एनी डाउट इन दिस स्टेप? आपको पता है एंगल्स ए बी सी होते हैं और क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल देख रहे हैं तो वो 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी होंगे. तो इसकी हेल्प से ये जो पी क्यू आर जब एक सिंगल पॉइंट पे ओ पे एक्ट कर रहा था तो वो एंगल्स वहाँ पे उन्होंने लिख दिए हैं. अब देखो पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में एंगल निकालने के लिए पहले आप देखो ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल ए बी सी में पी और क्यू के बीच में एंगल देखने के लिए आपको पी को एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो इसीलिए इन्होंने बी सी को एक्सटेंड किया है. यस. और वो जो बी सी है वो ए सी के साथ 180 डिग्री माइनस सी एंगल बना रहा है. सो दैट मीन्स पी और क्यू के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस सी. इज दैट ओके? सिमिलरली क्यू और आर के बीच में 180 डिग्री माइनस ए एंड पी और आर के बीच में 180 डिग्री माइनस बी. यहाँ तक क्लियर है? चलो एक बार इसका प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं कि क्या बोला इन्होंने. प्रूफ की रीडिंग कर रही हूँ मैं पहले. लेट पी क्यू आर बी थ्री फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम एक्टिंग एट द पॉइंट ओ. Let ABC be a triangle whose sides BC, CA and AB are respectively parallel to the directions of the forces P, Q, R. So this is important point कि जो triangle of the sides of the triangle थी वो आपने forces की direction के parallel ली थी. Okay?
Therefore, by the converse of the triangle law of forces, the sides of this triangle will also be proportional to the forces in magnitude. Converse हमने किया था that if the forces are in equilibrium, क्या किया था triangle law of forces? सो कन्वर्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ फोर्सेज में जो लेंथ ऑफ द साइड होगी आपकी ट्राइंगल की वो इक्वल नहीं होगी ना, फोर्स की प्रोपोर्शनल होगी. वैसे भी देखो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन्स है और साइड की हम सेंटीमीटर्स या मीटर्स में लेते हैं. तो ऑब्वियसली जो जब भी आप बोलते हो दैट अ फोर्स इज़ कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय अ साइड, तो वहाँ पे मतलब प्रोपोर्शनल से ही होता है. उसमें हम ये कर लेते हैं कई बार कि अगर 5 न्यूटन्स की फोर्स है तो मैं 5 सेंटीमीटर लेंथ ले लूँगी BC की, या फिर मैं 10 सेंटीमीटर ले लूँगी, मतलब प्रोपोर्शनल टू 5. क्लियर है, समझ गए हो ये पॉइंट? सो देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ द ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड. तो इसकी हेल्प से देखो हम लिख सकते हैं दैट द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड. तो दैट मीन्स BC P इज प्रोपोर्शनल टू BC, AC is proportional to Q and AB is proportional to R. अब यहाँ पे क्योंकि मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है तो मैंने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा है फिर. सो देयरफॉर P is proportional to PQR are proportional to AB, BC and CA respectively. Now अब वो एंगल्स फाइंड कर रहे हैं. एंगल्स आपको फाइंड करने आते हैं, समझ आ गया था ना 180 माइनस A कैसे लिखा है. नाउ बाय अप्लाइंग साइन फार्मूला. साइन फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 में पढ़ के आए हो आप. इन अ ट्राइंगल ABC ईच साइड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू इट. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो उसको यूज़ करेंगे तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन A, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन B एंड R इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन C. ये कहाँ से लिखा है? ट्राइंगल ABC से. दैट इज़ अब साइन A को मैं साइन 180 माइनस A लिख सकती हूँ, साइन B को 180 माइनस B लिख सकती हूँ, साइन C को 180 माइनस C लिख सकती हूँ. सो दैट मीन्स P देयरफॉर P ओवर साइन एंगल MON इज इक्वल टू Q ओवर साइन ऑफ NOL इज इक्वल टू R ओवर साइन ऑफ LOM. दैट मीन्स P इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन Q एंड R. Yes or no? Q और R के बीच में एंगल 180 माइनस A है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन Q एंड R, एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन R एंड P, एंड R इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q. So each force is proportional to sine of angle between the other two forces. ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर आपने याद रखना है. ये आपको थ्योरम समझ आ गई है? पेपर में आपको आता है स्टेट एंड प्रूव लैमिस थ्योरम. सो ये देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना नीचे, इसमें अगर मैं बोल दूं कि Q और R के बीच में एंगल अल्फ़ा है और P और R के बीच में एंगल बीटा एंड P और Q के बीच में एंगल गामा. सो इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर दीज एंगल्स देन P ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q ओवर साइन बीटा is equal to R over sin gamma. So this is the Lami's theorem. Next is converse of Lami's theorem. So converse क्या होगी अब आपके अकॉर्डिंगली? फर्स्ट पार्ट में आपको बोला था कि अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो ये रिजल्ट ट्रू है. तो कन्वर्सली में क्या होगा? दैट इफ द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. So if three coplanar forces acting at a point be such that each is proportional to sine of the angle between the directions of the other two, then the forces are in equilibrium. ठीक. So इसका प्रूफ एक बार रीडिंग कर लेना आप, सिंपल सा प्रूफ है, समझ आ जाएगा. आई एम कमिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल. A weight W is supported by two strings at right angle to one another.
and attached 2 points in the same horizontal line. Prove that their tensions are inversely proportional to their lengths. तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं. मैंने सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ाते हुए भी, शायद आपको ज्योमेट्री पढ़ाते हुए भी ये बात बोली थी बार बार कि ट्राई टू रीड द क्वेश्चन 3 times. ज्योमेट्री में क्वेश्चन को समझना अपने आप में इज़ हाफ क्वेश्चन डन. रेस्ट आपको फॉर्मूलेस पता होते हैं. एंड सेम इज़ द केस विद स्टैटिक्स. क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में एक टास्क है. कौन सी फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है. तो ट्राई टू रीड द क्वेश्चन मिनिमम 3 times जब आप करोगे. सो फर्स्ट टाइम पढ़ा हमने एक बार क्वेश्चन, सेकेंड टाइम अब हम इसको पार्ट्स में पढ़ते हैं. अ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 strings एट राइट एंगल टू वन अनदर. तो समझ रहे हो आपके पास 2 strings हैं और वो दोनों strings मिलके एक वेट को सपोर्ट कर रही हैं. तो वेट नीचे होगा हमेशा एंड द 2 strings आर एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड अटैच टू द पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. तो दोनों स्ट्रिंग्स की जो एक एंड पॉइंट है उस पर तो वेट अटैच्ड है और जो दूसरा एंड पॉइंट होगा वो कहाँ पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है. प्रूव दैट देयर टेंशंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ्स. तो आपको पता है एक स्ट्रिंग पे जब भी आप वेट अटैच करोगे तो टेंशन इज क्रिएटेड. क्वेश्चन को भूल जाओ ये वाले. जब भी आपके पास एक स्ट्रिंग है और आपने इस स्ट्रिंग पे यहाँ पे वेट अटैच कर दिया, ठीक है, तो ये वेट जो है ये स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा ना, तो जिसकी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट हो जाएगी स्प्रिंग में हमेशा. एंड वेट, जब आपको पता है वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय mg. इज दैट ओके? सो नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन. इसमें उन्होंने बोला है नाउ द वेट इज सपोर्टेड बाय 2 strings. तो डायग्राम दिख रहा है आपके पास, बुक्स हैं सबके पास. सो AO and OB are 2 strings and you are given that the strings are at right angle. So angle AOB is 90 degree. Secondly, we are given that the second end points of the strings are in the same horizontal line. That means AB is a horizontal line. एंड वेट अब क्या होगा, O पे देखो आप, जो O पॉइंट है वहाँ पे एक तो टेंशन T1 एक स्ट्रिंग में हो जाएगी, टेंशन T2 दूसरी स्ट्रिंग में हो जाएगी और वेट W होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स. क्लियर है? अब क्वेश्चन में एक बार मैं एक दोबारा पढ़ रही हूँ लाइन. अ वेट W इज सपोर्टेड. तो यहाँ सपोर्टेड का मतलब क्या है कि आपका जो वेट है वो हैंग्ड है 2 strings की हेल्प से. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है कि नहीं है, वो गिर नहीं रहा ना. द सिस्टम इज स्टेडी. यस, सो दैट मीन्स द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम. तो सपोर्टेड वर्ड से हमें ये पता लग गया दैट नाउ 3 forces आर एक्टिंग एट द पॉइंट O एंड दीज 3 forces आर इन इक्विलिब्रियम. सो रेस्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. तो आप डायग्राम में देख सकते हो AOB 90 डिग्री है. फोर्स T1 इज एक्टिंग अलोंग OA, फोर्स T2 इज एक्टिंग अलोंग OB and weight W is acting vertically downwards. Clear? So आपको शो करना है that the tensions are inversely proportional to the length of the strings. तो यहाँ पे O पे because 3 forces are acting and they are in equilibrium, so we can use Lami's theorem. Lami's theorem यूज़ करने के लिए मुझे एंगल्स चाहिए. सो एंगल्स के लिए देखो इन्होंने अल्फ़ा और बीटा लिया है, जो वो समझ आ रहा है. इन्होंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके अल्फ़ा एक्चुअली दे हैव टेकन, एक बार रीड कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन. लेट T1 T2 बी द टेंशन इन द 2 strings OA OB एंड वेट W बी सस्पेंडेड फ्रॉम O. लेट द 2 strings OA OB मेक एंगल्स अल्फ़ा बीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ये सारी लाइंस पेपर में लिखनी बहुत ज़रूरी होती हैं. जब भी आप खुद, अब आप अल्फ़ा बीटा यहाँ खुद ले रहे हो ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो आपको हमेशा ऊपर लिखना है कि अल्फ़ा बीटा क्या है, आपने क्या लिया है उसको. तो अल्फ़ा बीटा इन्होंने एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो वो वर्टिकल ऑल्टरनेट एंगल्स यूज़ करके O पे भी अल्फ़ा और बीटा जो आ रहा है वो समझ आ गया. अब O पे लगाएंगे सिंस फोर्सेस T1 T2 एंड W एक्टिंग एट O आर इन इक्विलिब्रियम. सो बाय लैमिस थ्योरम T1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, एंगल बिटवीन T2 एंड W, एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस है ना. सो T2 और W के बीच में क्या एंगल है,
90 प्लस बीटा, क्लियर है ये सबको? सो T1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू T2 ओवर साइन ऑफ एंगल बिटवीन T1 एंड W. T1 और W के बीच में एंगल है 90 प्लस अल्फा. आप चाहो तो इसको इज इक्वल टू W ओवर एंगल बिटवीन T1 एंड T2 क्या है 90, तो इज इक्वल टू W ओवर 1 भी लिख सकते हो. इसी के आगे हम इज इक्वल टू W ओवर 1 भी लिख सकते हैं. इन्होंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि चाहिए नहीं था. ठीक है, तो अगर आप पूरी लैमिस थ्योरम लगा रहे हो, आप इज इक्वल टू W भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. अब क्योंकि हमें सिर्फ टेंशन्स चाहिए तो इसीलिए W का रोल जो है वो नहीं आ रहा है इसमें, इसीलिए उसने लिखा नहीं है. अब क्या किया देखो, तो ये बन गया T1 ओवर कॉस बीटा इज इक्वल टू T2 ओवर कॉस अल्फा. नाउ कॉस बीटा कैन बी रिटन एज इनकी तरह करना है, इनकी तरह. एक बार इनको पढ़ते हैं फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ. सो कॉस बीटा को इन्होंने कॉस 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ऊपर जो ट्राइंगल AOB था उसके 3 एंगल्स हैं जिसमें से एक 90 है, बाकी दोनों अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा है. तो अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली 90 ओनली. सो वो यूज़ करके कॉस बीटा को कॉस 90 माइनस अल्फा लिख दिया. देन कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा. देन साइन फार्मूला यूज़ किया है in triangle OAB, each side will be proportional to sine of angle opposite to it. तो वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके OA is proportional to sin beta and OB is proportional to sin alpha. समझ आया? So from number 1 and number 2, T1 over OB is equal to T2 over OA, but T1 is actually acting along OA, yes, एंड T2 इज एक्टिंग along OB. तो इसीलिए इन्होंने डिनोमिनेटर को OA OB से डिवाइड कर दिया. सो आई एम गेटिंग T1 ओवर 1 ओवर A इज इक्वल टू T2 ओवर 1 ओवर B. क्लियर है ये स्टेप? सो दैट मीन्स T1 एंड T2 आर प्रोपोर्शनल टू द 1 over OA and 1 over OB. That is inversely proportional to the length of the side along which they are acting. अगर आपको इनकी तरह नहीं करना है तो जहाँ पे इनके पास ये आ गया था ना T1 ओवर कॉस बीटा इज इक्वल टू T2 ओवर कॉस अल्फा, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल AOB से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लो. तो ट्राइंगल AOB में कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री है ना. सो क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. अगर हम कॉस अल्फा ले रहे हैं तो बेस जो है वो OA होगा. सो यू विल बी गेटिंग OA ओवर AB. और कॉस बीटा क्या हो जाएगा OB ओवर AB. तो अगर आप ये डायरेक्ट वैल्यूज कॉस अल्फा कॉस बीटा की पुट करोगे तो भी आपके पास T1 ओवर OB इज इक्वल टू T2 ओवर OA आ जाएगा. ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. इन्होंने थोड़ा सा ट्रिक्स यूज़ किए हैं तो आपको ट्रिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली आप ट्राइंगल में से कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. इज दैट ओके? सो लैमिस थ्योरम ना इस पूरे आपके स्टैटिक्स का बहुत ही इजी सा है. बस यही है इसमें. बताओ इसमें कुछ मुश्किल है कि अगर 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2. तो आपको इसमें बेसिकली हमेशा क्या करना होगा, फोर्सेस के बीच में एंगल्स फाइंड करने हैं. अगर हमें फोर्सेस के बीच में एंगल्स पता है तो हम लैमिस थ्योरम यूज़ करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं. चलें सेकेंड एग्जाम्पल पे फिर. The ends of an inelastic string 0.17 meter long are attached to 2 points A and B 0.13 meter apart in the same horizontal line. अब आप समझ रहे हो आपके पास क्या हो गया है कि एक स्ट्रिंग थी आपके पास, बहुत बड़ी इलास्टिक स्ट्रिंग थी. अगर आप उसके बीच में वेट अटैच कर दोगे तो वो हैंग कर जाएगी ना, इलास्टिक स्ट्रिंग है. तो ऐसे ट्राइंगल ही बन गया आपके पास. कर सकते हो इमेजिन कि अगर आप एक इलास्टिक स्ट्रिंग के बीच में वेट अटैच करोगे तो वो बीच में से हैंग कर जाएगी नीचे एंड यू विल गेट अ सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल. तो वही उन्होंने बोला दैट एंड्स ऑफ एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग 0.17 मीटर टोटल लेंथ है उसकी. 2 पॉइंट्स A एंड B जो है वो 0.13 मीटर अपार्ट है. अ वेट ऑफ 4 kg इज अटैच्ड टू द पॉइंट O ऑफ द स्ट्रिंग 0.05 मीटर्स फ्रॉम एंड A. फाइंड द टेंशन इन ईच पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग. सो ये एग्जाम्पल मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1.
एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको 2 स्ट्रिंग्स बोला था उन्होंने, OA और OB। अब 2 स्ट्रिंग्स ना होके आपके पास एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब OA प्लस OB इज गिवन टू बी 0.17 एंड AB इज 0.13। फर्दर उन्होंने OA आपको 0.05 बता दिया, तो आप OB निकाल सकते हो। 0.17 में से 0.05 माइनस करोगे तो 0.13 बनेगा। Yes or no? 12 सॉरी। 17 माइनस 5 इज 12। तो आपके पास जो ट्राइंगल की साइड्स आ गई वो 0.05, 0.12 और 0.13 आ गई। तो ये देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है ना, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया। सो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह हो जाएगा। कर लोगे इसको? आगे थर्ड एग्जाम्पल भी एग्जैक्टली द सेम है। The ends of an inelastic and weightless string 17 cm long are attached to 2 points 13 cm apart in the same horizontal line. समझ रहे हो क्या फ़र्क है इसमें? उसमें मीटर्स में दिया हुआ था, इसमें सेंटीमीटर्स में गिवन है। Find the maximum weight that can be suspended from the string at a distance 5 cm from one end, it being known that string cannot bear a tension greater than 1 kg. तो सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूँगी आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जब आप फर्स्ट एग्जाम्पल अपने हाथ से कर लोगे और सेकेंड एग्जाम्पल करके आओगे, देन वी विल डिस्कस द थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है? फोर्थ एग्जाम्पल भी मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ आपके साथ।